नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम ए हमीद। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है एमसेट के नताइज जारी हो चुके हैं और शेड्यूल भी आ चुका है। अब हम सबसे पहले सवाल करेंगे सर आपसे कि बताइए कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात, एमसेट की तैयारी और एमसेट में बग़ैर वेटेज के नताइज जारी हुए तो क्या तलबा तलबात की रुझान नज़र आता है आपके नज़र से? सबसे पहले तेलंगाना स्टेट का जो इंटरमीडिएट के बाद का अहम इंट्रेंस इम्तिहान है एमसेट EAM CET इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, ये इंटरमीडिएट MPC और BPC के तलबा के लिए था। दोनों के नतीजे एक साथ जारी कर दिए गए। अब शेड्यूल जो आया है वो सिर्फ इंजीनियरिंग का आया है। तो पहला तो सवाल आपने जो किया है कि इस बार का एमसेट का नतीजा इंटरमीडिएट के मार्क्स को वेटेज के बगैर जारी किया गया। अब तक होता ये था कि इंटरमीडिएट के जो मार्क्स थे उसका 20% वेटेज दिया जाता था और एमसेट के मार्क्स का 70% देकर आपको रैंक दिया जाता था। रैंक में आपको जो है परसेंटेज अब जो है डायरेक्ट दिया। इससे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि कई तलबा इंटरमीडिएट के अच्छे मार्क्स स्कोर किए लेकिन वो एमसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, या अगर उनके इंटरमीडिएट के मार्क्स अच्छे हों तो उनका वेटेज बढ़ता था, उसका बराबर नताइज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, उससे ज़्यादा असर रैंक पर पड़ा। सर ये देखा जाए तो ये इस बार की तब्दीली से जो तजुर्बा किया गया है तो बच्चों के अंदर जो मतलब रुझान जो पाए जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वेटेज की वजह से जो है रैंक अच्छा आता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो क्या सूरत हाल पाई जाती है? एक बड़ी बात कन्वेयर एमसेट JNTU ने जो 2022 में किया इस साल, वो रहा नॉर्मलाइज रैंकिंग में। नॉर्मलाइज के तहत हर एक को 41.234 डिसिमल दे दी गए और एक ही मार्क्स के, मिसाल के तौर पर 42 मार्क्स है, उसी मार्क्स के 10,000 तलबा हैं, 44 मार्क्स के 10,000 तलबा हैं, तो 10,000 तलबा को सेम मार्क्स दिए गए। रेंज ज़्यादा नहीं रहा। 40 मार्क्स लाने वाले 1,26,000 बच्चे हैं, 41 लाख 1,15,000 बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे एक ही मार्क्स पे 10,000 से 12,000 का डिफरेंस आया है। तो गवर्नमेंट के जो प्लानिंग रही एग्ज़ाम रिफॉर्म करने की, उसका नतीजा रैंक पर पड़ा। अब देखना यह है कि कंपटीशन क्या होगा। अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स, अच्छा रैंक है। हर एक का जो रुझान, ख़ास तौर पर मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से बताऊं कि इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग CSC कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी, इसका डिमांड है। इसीलिए कई कॉलेजों में ये कोर्स को रोशनास भी किया गया और वहाँ पे सीट फुल हो रहेंगे। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेस थे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसका रुझान कम हो गया। कहीं पर या तो ब्रांच बंद हो रही है या एडमिशन कम हो रहे हैं। सर ये भी देखा गया है कि जैसे कि नताइज जारी हो चुके हैं तो मेडिसिन के नताइज कुछ अलग आए और इंजीनियरिंग के नताइज कुछ अलग आए, तो ये दोनों में जो तकाबुल किया जाए तो क्या आपकी नज़र में रुझान किधर नज़र आता है बच्चों का? हाँ, अगर इस बारे में आप अगर एमसेट को इंटरमीडिएट के जो हमारी रियासत में 2 ग्रुप है MPC और BPC का, BPC का रुझान क्यों ख़राब रहा? चूँकि BPC के तलबा को अपने इंटरमीडिएट के बाद 2 इंट्रेंस इम्तिहान लिखना था। अक्सरियत नीट एग्ज़ाम भी लिखी नेशनल लेवल का जो मेडिकल का इंट्रेंस है और स्टेट का भी लिखी, जबकि MPC के ज़्यादातर तलबा एमसेट को फोकस किए। इस वजह से दोनों के तलबा में उनकी अपनी तैयारी में भी फ़र्क पड़ा। यकीनन इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के बाद जो तब्दीली की गई है एमसेट को लेकर, उसमें वेटेज को नहीं रखा गया बल्कि नताइज भी जारी हो चुके हैं, लेकिन खातिर खा जो है नताइज निकल आए हैं और रैंक भी बच्चों का अच्छा आया है। तो सर ये बताइए कि जब हम इस तनाजुर में देखते हैं तो दुनिया 2 इम्तिहानात के दरमियान में, 2 कोर्स के दरमियान में, इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो, तो बुनियाद है रैंक की। तो रैंक की बुनियाद पर जो कोर्सेज लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार रहेगा? हाँ, जितने अहम प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जिनमें एडमिशन एमसेट के रैंक पर दिया जाता है, उसमें टॉप बच्चों में कंपटीशन बढ़ जाता है जो टॉपर्स रहते हैं। जैसे BPC की अगर बात करें तो BVSC जो वेटरनरी साइंस है वो एमसेट के ज़रिए है, BSc एग्रीकल्चर इसके ज़रिए है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, होम साइंस है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। B.Pharm BARM-D है। डॉक्टर इन फार्मेसी में 10,000 के अंदर ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बच्चे सिर्फ B फार्मेसी में जाते हैं। वैसे ही MPC के बच्चों पर अगर हम नज़र डालें तो अक्सरियत तलबा की इंजीनियरिंग में
बी फार्मेसी से ज़्यादा इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियरिंग में सीएससी को और अच्छे कॉलेज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर एडमिशन फुल नहीं हो रहे हैं। सर, एक बुनियादी सवाल यहाँ बनता है कि हम हमेशा देखते हैं कि हर साल एमसेट आता है, नताइज निकल आते हैं, बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं, रैंक भी लाते हैं, तो बुनियाद जो रैंक बनाई जाती है उसमें जो उनके रुझानात बदल जाते हैं, जैसे कि वालिदैन परेशान हो जाते हैं कौन से रैंक पे कट ऑफ रहेगा, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा और किस तरह का एडमिशन रहेगा। देखिए, एमसेट हो या कोई और एंट्रेंस इम्तिहान हो, इसमें कामयाबी अहम नहीं होती, रैंक लाना अहम होता। अब लोग ये समझते हैं कि रैंक आ गया तो पेरेंट्स वाकिफ नहीं होते काउंसलिंग क्या है, या बाज़ दफ़ा डायरेक्ट कॉलेज को चले जाते हैं ताकि हम एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉलेज को जाना नहीं, बल्कि रैंक के बाद काउंसलिंग से आना है। क्योंकि एडमिशन के दो तरीके हैं, एक काउंसलिंग के ज़रिए है, जो रैंक लाएंगे वो काउंसलिंग अटेंड करें, काउंसलिंग से जो एडमिशन मिलेगा वो फ्री सीट रहेगी, फिर रियम्बर्समेंट रहेगा, 4 साल तक पैसे नहीं देना होगा, या भी देना भी हो तो मुकर्रर फीस। मैनेजमेंट कोटे में फ़ीस ज़्यादा होती है, डोनेशन भी लेते हैं, हर साल पैसे देना होता है, रियम्बर्समेंट नहीं होता। इसीलिए आज हम पेरेंट को ये कहते हैं कि अगर वो बच्चा रैंक लाया आगे तो वो काउंसलिंग से एडमिशन ले। सर, ये बताइए, रैंक हम बुनियाद रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखा जाए तो कौन से रैंक से कौन से रैंक तक किस कोर्स में जो है दाखिला मिल सकता है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में अगर चूँकि अभी शेड्यूल जो है एमपीसी का आया है, एमपीसी के तुलबा के लिए जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, सबसे पहले 21 से लेकर आपको 29 तक ऑफिशियली आपको कॉलेजेस को सेलेक्ट करने से पहले स्लॉट बुक करना है, काउंसलिंग की प्रोसेस फीस पे करना है। इसमें अच्छे कॉलेजेस के लिए आपके रैंक पर डिपेंड करता है। टॉप कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंजीनियरिंग का ब्रांच, यह पहला प्रीफरेंस किसी भी तालिब इल्म पर होता है। सर, ये बताइए कि माइनॉरिटी के लिहाज से देखा जाए तो क्या रैंक रहेगा और क्या सीट मिल सकती है उनसे। इंजीनियरिंग में तमाम तलबा जो क्वालिफाई हुए हैं उन तमाम को एडमिशन मिलने के काफ़ी इम्कानात हैं। चूँकि एडमिशन 3 तरह के हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी के अलावा बीसीई का रिजर्वेशन, अदर रिजर्वेशन है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में हर कॉलेज में बीसीई का 4% रिजर्वेशन है। फिर माइनॉरिटी कॉलेजेस में 100% सीट माइनॉरिटी के तलबा को दिया जाता है जो काउंसिलिंग में होती है। इस तरीके से तलबा टॉप रैंकर पे सीएससी को और टॉप कॉलेज को प्रीफरेंस देते हैं। जस्ट क्वालिफाई होते हैं तो उनको रियम्बर्समेंट के ज़रिए किसी न किसी ब्रांच में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि इंजीनियरिंग में बस ऐसे ब्रांचेस हैं जहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो सर, ये देखा जाए तो ये फुकदान है या फिर ये इसकी मांग है? नहीं, ये फुकदान है ना मांग है, बल्कि रुझान है। तलबा का रुझान इस वक्त किस तरफ है, वो रुझान सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तरफ है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल उनके रुझान में बिल्कुल नहीं है, ना ही उसकी मांग समझ रहे हैं। तो वो क्या है कि इंजीनियरिंग में कंप्यूटर को ही पूरी इंजीनियरिंग समझ रहे हैं। इसीलिए चाहे JNTU हो या OU हो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैनेजमेंट भी तलबा के रुझान को देखते हुए इंजीनियरिंग में कंप्यूटर की ब्रांच में नए नए कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए ब्रांचेस बढ़ा दी, एडमिशन की सीट बढ़ा दी। यकीनन नए नए रुझानात की तरफ जो है राग़िब होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इम्तिहानात तो हम रोज़ लिखते हैं और देते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन असर हाजिर के तकाज़े क्या है, उसमें किस तरह ख़ुद को मनवाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज़ को मुतारफ़ किया गया है, उसमें हम अपनी पहल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक नया पहलू आया है सवाल इस प्रोग्राम के ज़रिए कि वो तरफ हम तवज्जो नहीं दे जाते जहाँ पे असली तकाज़े पूरे किए जाते हैं, तो ऐसे मौक़ों के साथ किस तरह फ़ायदा उठाया जाता है? पहली बात, ये सवाल के जवाब में तालिब इल्म या सरपरस्त असली तकाज़ों को पूरा नहीं देखते, बल्कि पब्लिक का रुझान किस तरफ है सिर्फ उसी तरफ जाते हैं। अक्सर ये जा रही है कंप्यूटर साइंस पर, अक्सर ये जा रही है उस कॉलेज की तरफ, तो सबका रुख उस तरफ होता है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि पहले आप केस स्टडी करें, कॉलेज को देखें, कोर्स को देखें, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस को देखें। तो आज का दौर स्किल का है, स्किल में महारत में सिविल इंजीनियर बेहतरीन बन सकता है, अच्छी शोहरत हो, बेहतरीन बिल्डर बन सकता है, लेकिन उसका रुझान कम है, मैकेनिकल कम है। लिहाजा आप हर फील्ड में स्किल रखकर ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल करते हुए अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं, एक मुस्तकबिल रोशन हो सकता है।
सर ये बताइए कि आपके तजुर्बे के एतबार से देखा जाए तो इस बार के नताइज और बच्चों के अंदर जो नया जोश जज्बा पाया जाता है, क्योंकि कोविड से पहले हम देखते हैं, कोविड के दरमियान देखते हैं, कोविड के बाद हैं, तो अब क्या इन्हें हिकमत अमली तैयार करना चाहिए और क्या लाहेमल अख्तियार करना चाहिए? पहली बात, एमसेट 2022 के जो बच्चे आए हैं वो तलबा अपनी रियासत में 10th का एग्ज़ाम नहीं दिए जी थे। हाँ। 10th का एग्ज़ाम पेपर 1 फर्स्ट लैंग्वेज का, सेकेंड लैंग्वेज का हुआ और एग्ज़ाम को पोस्टपोन दिया गया। बाद में न सिर्फ पोस्टपोन किए बल्कि कैंसिल किए और तमाम तलबा को बगैर एग्ज़ाम के, बगैर पेपर करेक्शन करने के पास कर जी दिए। हाँ। उसका रुझान इस बार देखा गया, क्योंकि वो 10th में पास नहीं हुए थे, एग्ज़ाम नहीं लिखे थे, हुकूमत ने उनको पूरों को इज्तिमाई तौर पर पास कर दी। उसका नतीजा देखने में यह आया कि इंटरमीडिएट के स्कोर अच्छे हैं, 10 में 10/10 है, लेकिन वो एमसेट में 25%, 40 मार्क्स भी नहीं लाए। जी। तो सर ये देखा जाए तो अब इस तरह के तजुर्बात से जो है आगे के जो मसाइल हैं या मरहले हैं तो वो किस तरह तय कर पाएंगे ये लोग? हाँ, इसीलिए हम कोविड के दौरान जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बताएं कि आपकी बुनियाद मजबूत होना, आपको आगे मुश्किल ना होना। जी हाँ। बच्चे 9th में 10th में नहीं पढ़े थे, इंटर में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अब यहाँ से इंजीनियरिंग मुश्किल, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत होगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है एक चेन है। 9th में पढ़ते हैं, एडवांस होकर 10th में आता है, 10th में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में आता है, इंटरमीडिएट का इंजीनियरिंग में जाता है। अगर आपका फाउंडेशन नहीं है, बुनियाद नहीं है, तो आगे आपको दुश्वारी होती है। तो इसका जो असर है वो उनकी बुनियाद कमज़ोर थी, क्योंकि वो सीरियस नहीं थे। कोविड में उन्होंने अपनी बुनियाद को, अपने सब्जेक्ट को कॉलेज से दूरी, स्कूल से दूरी, तालीम से दूरी को दूर रखा। वो पास हो गए। पास होने के बाद अब जब उनका मरहला आया इम्तिहान का मुकाबला करना, मुकाबला जब का आपका जो है मुजाहरा करना, वहाँ पर उसका असर आ रहा है। ये असर देखा गया एमसेट के रिज़ल्ट पर। ऐसे तलबा जिनके मार्क्स 10th में अच्छे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट में अच्छा स्कोर किए लेकिन वो एमसेट में कम्पीट नहीं कर पाए। यकीनन बड़ी संजीदगी से इस बारे में गौर करना चाहिए कि अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए जो हिकमत अमली तैयार करना है या लाहेमल अख्तियार करना है या क्या ऐसी मनसूबाबंदी करना है, इसके लिए हमें अज खुद जो है तैयारी करना है, बल्कि उस पर जो है गहरी नज़र रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। सर हम आप बुनियादी तौर पर सवाल पे आते हैं कि ये बताइए कि अब रैंक तो आ चुका है, शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो ज़रूरी असनाद जिसका तरीक़ाकार है वो क्या है? मैं यहाँ सबसे पहले सुनने वाले सामाईन अपने अहबाब में, पेरेंट्स में बता दें काउंसलिंग के लिए जो तरीक़ाकार है। जैसे बात आपने डॉक्यूमेंट्स की, असनादात की, दस्तावेज़ात की। सबसे पहले आपको काउंसलिंग की प्रोसेस फ़ीस ऑनलाइन पे करना होता है। उसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग होती है, जो आप अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, असनादात की तस्दीक व तनख़ीह के लिए एक सेंटर है, सेंटर को चुनें, डेट लें और आप टाइम लें। वो डेट पर, वो टाइम पर, वो जो हेल्पलाइन सेंटर होता है वहाँ पर आपको जाना होगा, सर्टिफिकेट पेश करना होगा। असनादात की तस्दीक के बाद आपका मरहला पूरा हो जाएगा। उसके बाद मरहला आता है कॉलेज को सेलेक्ट करना, कोर्स को सेलेक्ट करना, जिसको कहते हैं वेब ऑप्शन एंट्री। वेब ऑप्शन एंट्री के बाद आप कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सर एक अहम सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं इस बुनियाद पे कि एमसेट का नताइज जारी होते हैं, रैंक आ जाता है, तो तलबा में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कॉलेज लें, क्या करें, और असातिज़ा भी परेशान रहते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। उसी तरह वालिदैन भी जो है मुख्तलिफ इदारों को जो है तरजीह देते हैं कि वहाँ काउंसलिंग होंगी। तो बेहतर काउंसलिंग क्या है सर? बेहतर काउंसलिंग ये है कि काउंसलिंग का जो कंप्लीट तरीक़ा है उसको पूरी कामयाबी के साथ आप मुकम्मल करें। ये नहीं कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये नहीं कि कॉलेज के ऑप्शन गलत डाल दिए, या ये नहीं कि आपने सर्टिफिकेट में रिएम्बर्समेंट नहीं लिखा या माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। देखा यह जाता है कि लोग बगैर स्टडी करें कि ये मैंडेटरी नहीं है, कॉलेज के नाम को नहीं देखते, कुछ गलतियाँ करती हैं। तो गलतियों की सज़ा उनको भुगतना पड़ता है, सीट नहीं मिल पाती या दूसरा कॉलेज मिल जाता है। तो आज इस प्रोग्राम के हवाले से हम ये कहेंगे कि आप पहले पूरी स्टडी कीजिए, कॉलेज कैसा होगा, कोर्स का कोड क्या है, कॉलेज का कोड क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, इसके साथ ही आपको रुजू होना होगा। यकीनन माहिर तालीम के जो मशवरे हैं या हिदायतें हैं या फिर जिस पर उन्होंने नज़र डाली है और जिस तरह के हम खामियां करते हैं और इसका जो है नुकसान हमें आगे चल के मिलता है, तो हम उससे बेहतर है कि हम उससे मशवरा लें और अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले हम वो ज़रूरतों को पूरा इकट्ठा करें जहाँ पे हमारी
हमारी जो है कामयाबी यकीनन हो सकती है। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो इनबॉक्स में ज़रूर दें। और रोज़ाना सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान एम ए हमीद से मौजूद रहते हैं। उनसे मिलकर अब मशवरे लें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या मशवरे निकल आते हैं आपके लिए बेहतर, उसका भी आप फ़ायदा उठाएं। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV पर प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस। अल्लाह हाफिज़।